नमस्कार। मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप इन सब में से भी कुछ नहीं है लेकिन जीएसटी के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। अगर आप हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉ एक्ट से संबंधित चीज़ें हैं। तो आज जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि जीएसटी के बारे में मैं फिर से पढ़ना शुरू करूंगा, और जीएसटी के बारे में जो पढ़ूंगा वो आपसे शेयर करूंगा। ये कोई क्लास नहीं है, ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है, ये एक स्टूडेंट मतलब मी, और एक प्रोफेशनल मतलब मैं, एक छोटा सा एनालिसिस है। और उस एनालिसिस को मैं ये चाहूँगा कि जिसको कुछ ना आता हो जीएसटी के बारे में, वो भी बड़ी आसानी से समझे, क्योंकि जो समझदार हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद समझदार हैं। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैं ये मान के, या फिर शुरुआती दौर में जीएसटी को समझना चाहते हैं। और वो जो शुरुआती दौर में लोग जीएसटी को समझना चाहते हैं वो कुछ कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरी क्या होती है? एक कैटेगरी हो सकती है स्टूडेंट की, एक कैटेगरी हो सकती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट हमेशा और हमेशा सीखने के दृष्टिकोण से क्लास करता है, पढ़ता है, और उस सीखने की वजह से वो एग्ज़ाम देता है। तो जो जहाँ से सीख रहा होगा, लेकिन जो मेरी इस वीडियो को सुन रहा होगा उसको एडिशनल बेनिफिट होगा अगर उसको किसी चीज़ में 100 मार्क का पेपर है, अगर वो अपने पढ़ाई से जहाँ से भी पढ़ रहा है, अगर उसको पढ़ता रहे, अपना प्रैक्टिस करता रहे, तो उसके लिए वो हेल्पफुल है। लेकिन अगर मेरी वीडियो को समझेगा, सुनेगा, तो जितना भी नंबर वो पाने वाला होगा अपनी मेहनत से, उसमें 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जो व्यापारी है, व्यापारी इन द सेंस कि वो व्यापारी जो किसी सीए से मिल नहीं पाते, क्योंकि सीए या उनका प्रोफेशनल जो है उसकी सलाह का ज़रूरत उसको होता है, लेकिन उसकी सलाह उसको मिल नहीं पाती। उसका कई रीज़न है, या तो व्यापारी समझना नहीं चाहता, या फिर उसको लगता है कि जो जैसे चल रहा था व्यापार वैसे ही अब भी चलता रहेगा और भविष्य में भी चलता रहेगा। तो वो कंफ्यूजन में है, वो अपनी व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, जब हमारी बात को सुनेगा, समझेगा, तो उसको समझ में आएगा। और तीसरी कैटेगरी उनकी होती है, व्यापारी और स्टूडेंट के अलावा तीसरी कैटेगरी वो है जिसको किसी न किसी वजह से जीएसटी की जानकारी लेनी पड़ती है। कहीं पे मैटर रुक गया, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या लॉ कहता है, क्या ओपिनियन है, वो आज के समय में चाहता है कि मुझे यूट्यूब पे सब कुछ चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा। तो हम चलते हैं जीएसटी का एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शन अगर हम डिस्क्राइब करना शुरू कर दें एक एक चीज़ को, तो शायद एक एक चीज़ पे, एक एक टॉपिक पे एक एक 2-2 दिन, 3-3 दिन लग सकता है। तो हम 10-20 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझा सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको समझा भी सकते हैं जो मैंने समझा है। तो आइए हम और आप दोनों मिल के समझते हैं इस चैप्टर को,
और अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो उसको मैं रेक्टिफाई करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके सजेशन से हमें बड़ा बल मिलता है। तो जीएसटी में मैं इस तरह से स्टडी नहीं करूँगा कि शुरू से स्टडी करूँ और लास्ट के पेज तक जाऊँ जैसे स्टूडेंट लाइफ में करता था, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक, चैप्टर 9 तक, चैप्टर 20 तक। ऐसा नहीं है, क्योंकि जीएसटी बहुत बड़ा है और जैसे जैसे मेरे सामने मेरे दिमाग में कोई टॉपिक आता जाएगा मैं उसका स्टडी करता जाऊंगा और आपसे शेयर करता जाऊंगा। तो आप किसी भी वर्ग के हों, स्टूडेंट को भी किसी न किसी टॉपिक पे अच्छा नॉलेज चाहिए होता है या उसमें कन्फ्यूजन रहती है उसको, तो उसको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है आरसीएम। आरसीएम इसलिए टॉपिक मैंने लिया कि मुझे लगा कि आरसीएम में अभी भी लोगों को पता ही नहीं है कि आरसीएम, व्हाट इज द आरसीएम, या फिर पता है तो बहुत कम। तो हम थोड़ा सा आरसीएम को समझते हैं, फिर उसके प्रोविजंस को समझते हैं। मैं भी स्टडी करता हूं, ये देखिए। तो आरसीएम क्या है, पहले हम लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं, फिर समझेंगे कि लॉ क्या कहता है। ये लेमैन की लैंग्वेज में इतना समझ लीजिए कि जीएसटी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होते हैं, चाहे व्यापारी सामान बेचता हो और चाहे प्रोफेशनल सर्विसेज देता हो, दोनों जीएसटी के दायरे में आते हैं और दोनों पे गवर्नमेंट ने टैक्स नोटिफाई कर दिए हैं। उस नोटिफाइड टैक्स रेट से टैक्स लगता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई किया, कुछ ऐसे सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया और कुछ ऐसे गुड्स को आइडेंटिफाई किया। इन द सेंस पर्सन भी या तो सेल कर रहा होगा गुड्स को या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसे गुड्स और कुछ ऐसे सर्विसेज नोटिफाई किए जिसपे जीएसटी का रेट जो होगा वही लगेगा, लेकिन जो माल को खरीद रहा है या जो माल को सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, टैक्स वही पे करेगा। टैक्स वही पे करेगा मतलब टैक्स तो वो पे करता ही है, और सप्लायर को बेसिक अमाउंट प्लस टैक्स दे देता है, तो पे तो करता ही है। लेकिन वो सप्लायर को न देकर उसे खुद ही पे करना है गवर्नमेंट को। सप्लायर को पेमेंट नहीं करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो ये कैसे मैकेनिज्म होगा वो अभी हम बाद में समझते हैं। तो इसमें सप्लायर न पे करके रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। मतलब गाड़ी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में नहीं चलेगी, गाड़ी जो है बैक गियर में चलेगी। मतलब टैक्स पेमेंट का सिस्टम फर्स्ट गियर में नहीं चलेगा, बैक गियर में, रिवर्स गियर में चलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे समझ से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं इससे पहले, हालांकि वो आरसीएम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन
अभी मैं कोरिलेट कर देता हूं। टैक्स जो है जीएसटी, जीएसटी को कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। डेस्टिनेशन It's बेस्ड 9 टैक्सेशन o'clock. मीन्स कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं एक पेन बनाता हूं, से फॉर एग्जांपल ये पेन मैं बनाता हूं, और ये पेन बनाता हूं यूपी में। यूपी में मेरी फैक्ट्री है, नोएडा में मेरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं पेन बनाता हूं। उस पेन बनाने के लिए मैंने कहीं से भी माल खरीदा हो, कहीं और लेबर कहीं से भी लेके किया हो, लेकिन मैं बनाता इस स्पेसिफिकली यूपी में हूं। अब बनने के बाद जब उस माल को मैं बेचता हूं, तो उस कंडीशन में मैं यूपी में भी बेच सकता हूं और उसको यूपी से बाहर दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं पे भी बेच सकता हूं। डोंट कॉपी। तो अब इसमें जो टैक्स है, जो सप्लाई के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए का माल, उस पर 18 रुपए का टैक्स लगाकर 118 रुपए में बेचा, तो वो जो बेचा मैंने यूपी से यूपी में बेचा, तो वो टैक्स जो 18 रुपए मैंने दिया गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो यूपी गवर्नमेंट लेगी। दूसरा कंडीशन, मैंने दिल्ली में बेच दिया, तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी वो दिल्ली गवर्नमेंट लेगी कि यूपी गवर्नमेंट लेगी? जो जानते हैं वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल की। इंट्रा स्टेट सेल्स मीन्स जब यूपी में बनाया और यूपी में ही बेच दिया, तो वो जो 18 रुपए है उस पे लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा बराबर बराबर का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा तो ले लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जिस स्टेट में बेचा गया है, तो यहां पे यूपी में ही बेचा गया है, तो यूपी गवर्नमेंट को उसका आधा पैसा मिल जाएगा। मतलब 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9 रुपए यूपी गवर्नमेंट को। अगर यही गुड्स इज टू बी सोल्ड इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, in the state of Punjab, in the state of Haryana, then what happened? Central government will take its own part, 9%, 9 rupees, and that state in which supply has taken place of supply, means if from UP it is supplied to Punjab, then Punjab government is eligible to take its part of revenue. It means Punjab government will take 9% of share, 9 rupees. Then this is the method of supply of tax to the state and center. तो इसका आरसीएम से कैसे संबंध है? आरसीएम से इसका संबंध आगे है, मैं उसको डिस्कस करते हुए आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं लॉ के हिसाब से
कि आरसीएम क्या है। आरसीएम एक्चुअली क्या है, किसी भी एक्ट में जब हम किसी चीज का मायने ढूंढना चाहते हैं कि इसके मायने क्या, तो उसको ढूंढने के लिए हमें सेक्शन 2 में जाना पड़ता है। तो सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, इन आवर केस वी हैव टू गो इन सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जब हम सेक्शन 2 में जाते हैं तो उसका क्लॉज है 98। तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, क्लॉज 98 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। या दूसरे तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि सेक्शन 2 विद इन स्मॉल ब्रैकेट 98 ऑफ द एक्ट। ऑफ द एक्ट मीन्स सीजीएसटी एक्ट 2017। तो उसमें लिखा हुआ है कि रिवर्स चार्ज मीन्स का मतलब मीन्स, न दाएं न बाएं। मीन्स का मतलब होता है कि अगर मैं कह दूं कि यह कागज है, तो इसका मतलब सिर्फ कागज है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये पेड़ों को काटकर ही बनाया गया है। अब जब कागज के डेफिनेशन में जाएंगे तब उसको पढ़ेंगे, तब वहां पता चलेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं कि लाइबिलिटी किसकी है, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जो रिसीव करता है सप्लाई, जो मैंने आपको बताया, उसकी लाइबिलिटी है। इंस्टीड ऑफ सप्लायर, मतलब कि सप्लायर इसमें टैक्स नहीं पे करेगा, बल्कि पे करेगा रेसिपिएंट। ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, किसका टैक्स पे करेगा, ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, और बोथ अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 और अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो सप्लाई कहां डिफाइन किया गया है, सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन 9 में। और मतलब सप्लाई मीन्स सप्लाई किस चीज को, किन की क्या क्या चीज सप्लाई में आता है और क्या चीज सप्लाई में नहीं आता है। तो वो 2 जगह डिफाइन हुआ है, एक आईजीएसटी एक्ट में और सीजीएसटी एक्ट में। तो सीजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट में बात एक ही लिखी गई है, सिर्फ आईजीएसटी एक्ट इंटर स्टेट के लिए है और सीजीएसटी एक्ट इंट्रा स्टेट के लिए। तो इन दोनों सेक्शन में रिवर्स चार्ज मीन्स यही बताया गया है दोनों एक्ट में कि जो रिसिपिएंट है वही टैक्स पे करेगा। अब हम आगे चलते हैं कि ये सेक्शन 9 और सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो 9 और 5 इतना याद रखना है कि सीजीएसटी में 9 और आईजीएसटी में 5, और दोनों का सबसेक्शन 3 सुबह 9 बजे शाम को 5 बजे। सीजीएसटी एक्ट सुबह 9 बजे और आईजीएसटी एक्ट शाम को 5 बजे, और दोनों का सबसेक्शन 3, मतलब सुबह 9:30 बजे सीजीएसटी एक्ट और शाम को 5:30 बजे आईजीएसटी एक्ट। दोनों एक ही बात कहते हैं। तो क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, देखिए शुरू कहां से हो रहा है,
करेक्ट, गवर्नमेंट में, अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल मतलब जीएसटी काउंसिल, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नोटिफिकेशन इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा कि फला फला चीजों को आप नोटिफाई कर सकते हैं, देन क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है अपने स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन सेम चीज वहां पे एप्लीकेबल होता है, डॉट एंड इफ एंड बट भी नहीं लगता, एक्सेप्शनल केसेस में लगता है। देन government may on recommendation of the council by notification specify category of supply of goods or services or both. The tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person, as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of such goods or services or both. तो इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर, और उन चीजों का, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसका नाम बताएगी जिस पे टैक्स को रिवर्स चार्ज बेसिस पे किया जाएगा, और वह टैक्स जो सर्विस या गुड्स को रिसीव करता है वो पे करेगा, और वो इस तरह से पे करेगा कि मान लो उस टैक्स को जमा करने की लायबिलिटी सप्लायर की नहीं है बल्कि रेसिपिएंट की है, उसी जिम्मेदारी के साथ। उसी जिम्मेदारी के साथ मतलब जब टैक्स पे करना है जिस डेट को, उसी डेट को करना है। अगर लेट किए तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी, पेनल्टी की भी लायबिलिटी आपकी, उस पे सप्लायर का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। गवर्नमेंट जब भी आप कोई एक्शन लेगी उस नॉन पेमेंट के बिहाफ पे या नॉन कंप्लायंस के बिहाफ पे, तो वो आपके ऊपर होगी। इसका कहने का मतलब ये है। तो सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट और सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, सब सेक्शन 3 ऑफ बोथ सेक्शन, उसमें जीएसटी काउंसिल ने बड़े सारे गुड्स और सर्विसेज को रिकमेंड किया, नोटिफाई किया, जिसमें रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स कौन देगा? रिसिपिएंट देगा। कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं, पूरा लिस्ट आप गूगल पे जाके या जीएसटी काउंसिल के वेबसाइट पे जाके, CBIC के वेबसाइट पे जाके पूरी आप लिस्ट निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि जैसे गुड्स के केस में, जैसे कैशियो नट नॉट सेल्ड और पील्ड, मतलब वो वाला काजू वगैरह जो कि किसान उगाते हैं। किसान उगाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता, और रॉ मटेरियल निकालता है और व्यापारी को या जिसको भी बेचना है बेच देता है। ना उसमें सेल लगाता है, ना पैक लगाता है, ना कोई पॉलिश करता है, कुछ नहीं। तो ऐसे केसेस में सप्लायर कौन हुआ, रेसिपिएंट कौन हुआ? सप्लायर हुआ एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल मीन्स एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब किसान, किसान ने पैदा किया और उसको सप्लाई किया ऐसे व्यक्ति को जो
व्यापारी है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है. इस मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन. अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अगर व्यापार नहीं करता है तो कोई बात नहीं है. तो ऐसे केसेस में एक वो ला के दे दो मुझे. तो ऐसे केसेस में जो व्यापारी उसकी माल को खरीदेगा सॉरी खरीदेगा, वो व्यापारी उस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा. ऐसे ही तेंदुलीप मतलब जो बीड़ी बनाने वाला पत्ता होता है, उस पे भी किसान सप्लाई करता है, किसान लाते हैं तोड़ तोड़ के, तो उसको व्यापारी पे करेगा. टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ऐसी बहुत सारी चीजें. ऐसे ही कुछ सर्विसेज उन्होंने नोटिफाई किए कि अगर ये सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है तो अब मैं इसमें स्पेसिफिक एक एक सर्विसेज और एक एक गुड्स के अंदर में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा. ये भी एक अलग से स्टडी का मुद्दा है, तो उसमें जब जरूरत पड़ेगी तो कभी जाऊंगा. अभी मैं ओवरऑल आरसीएम के बारे में बता रहा हूं. और ये आंख मूंद के समझिए कि जो जो नोटिफिकेशन में गुड्स या सर्विसेज दे दी गई हैं उस पे रेसिपिएंट ही पे करेगा, सप्लायर नहीं पे करेगा, एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़कर उस पे रेसिपिएंट ही पे करेगा आरसीएम में. तो अगर ये सर्विसेज या ये गुड्स में कोई सप्लाई कर रहा हो, आप नोटिफिकेशन निकाल लीजिएगा, सारी चीज़ों को मैं गिना नहीं पाऊंगा, तो आप आरसीएम का एक लिस्ट देख लीजिएगा. कुछ चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया गुड्स में, अब सर्विसेज बता रहा हूँ. सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. तो जीटीए में दो ऑप्शन है. जीटीए का मतलब जो ट्रक से माल ढुलाई होता है, एक जगह से सामान दूसरे जगह ले जाते हैं, उसकी अगर कोई सर्विसेज लेता है, मतलब कि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिससे आप व्यापारी कोई माल मंगाते हैं, आप व्यापार करते हैं और कोई ऑर्डर किया आपने माल का और वो ट्रांसपोर्ट के हवाले कर दिया उसने तो अपने माल का पैसा ले लिया, बाकी एक ट्रांसपोर्टर आपने या आपके सप्लायर ने बुक कर दिया आपके नाम से, तो आपसे ट्रांसपोर्टर आके अपना बिल ले लेगा, जितने का बिल रहेगा उतना पेमेंट ले लेगा. इसका मतलब कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है उसकी सर्विसेज आपने ली और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. आप चाहे समझिए कि एक परचून का व्यापारी हो, एक कोई भी छोटा मोटा ट्रेडर हो और जो सामान मंगाता हो ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, वो ऐसे लगभग 90% कवर हो जाएंगे. तो आप रिवर्स चार्ज में सर्विसेज ले रहे हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बिल ले रहे हैं और वो आपको बिल दे रहा है और आप जीएसटी में उसका टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं. तो आप पहले ये सोचिए कि क्या आप ऐसे व्यापारी हैं जो ट्रक से माल मंगाते हैं, और ट्रक से माल मंगाते हैं तो क्या उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करते हैं?
और उसको टैक्स पेमेंट करते हैं तो आईटीआर में, जीएसटी के रिटर्न में कहाँ दिखाते हैं, इस बात को आप चेक कीजिए। क्योंकि अगर टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ टैक्स पेमेंट करना बड़ी बात नहीं है, उसको रिटर्न में दिखाना भी जरूरी है। तो जीएसटी ऑन जीटीए रिवर्स चार्ज में पे होगा। अब इसमें दो कंडीशन है। ये ऑप्शन दिया गया है जीटीए को, जीटीए मतलब जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसको गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि महोदय, you are the GTA, you have two options. First of all, if you are interested to pay tax at the rate of 12% to the government, then you may do so. And on behalf of it, you may take credit of inputs, various inputs you are taking into your business. Like a transport agency are buying tires for the trucks. They are usually sending their trucks, their vehicle for the service into the service station. They take invoices of services, also including GST and lubricants and many more things. Inputs may take when GTA is charging 12% from his client. अब हिंदी में बताता हूँ कि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर आपको बिल दे रहा है जिसपे वो 12% का टैक्स लगा के दे रहा है आपको, तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। उस केस में आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी को टैक्स जो लगा के 12% दे रहा है उसको जो आप पेमेंट कर दे रहे हैं, तो उस केस में उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जिम्मेदारी है, वो टैक्स पे करेगा। आपको मात्र जीटीए होने की वजह से, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होने की वजह से आपको खुद टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 12% का टैक्स लगा के नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना भाड़ा लगा के दे रहा है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या ना हो, आपको उस अमाउंट पे जो उसका बिल अमाउंट है उस पे जो भी टैक्स अप्लीकेबल होता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो 12% का टैक्स लगा के दे रहा है तो उसको क्या फायदा होगा? आपको तो नुकसान हो गया, मतलब बायर्स को, व्यापारी को जो परचेज कर रहा है उसको तो नुकसान हो गया, क्योंकि उसको टैक्स, नुकसान तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, वो जो टैक्स सप्लायर को दे दिया वही टैक्स आरसीएम में खुद को पे करना पड़ता है। तो इसको तो दोनों जगह ठीक है। उसको क्या फायदा हो गया? उसको जो क्रेडिट नहीं मिल रहा था वो क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। टायर खरीदता है, मोबिल ऑयल खरीदता है, और हो सकता है और किसी प्रकार की सर्विसेज या गुड्स खरीदता हो जिसपे जीएसटी लग के आता हो उसके पास। ऑफिस मेंटेन करता है तो ऑफिस में भी कुछ खर्चे होंगे, तो सारे इनपुट उसको मिलते हैं। कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जाने, लेकिन उसको इतना बेनिफिट होगा कि वो क्रेडिट ले सकता है। जब वो आरसीएम में आता है तो वो ना तो टैक्स चार्ज करेगा और ना तो क्रेडिट लेगा। भाई जब टैक्स गवर्नमेंट को देना ही नहीं है उसको, तो फिर चार्ज करने का भी कोई मतलब नहीं है और क्रेडिट लेने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दो ऑप्शन दिए गए। अच्छा, और इस पे क्या है, ये कोई भी रिसीव करे, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे एनी पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ
गवर्नमेंट एजेंसी को, लोकल अथॉरिटी को छोड़कर और बाकी सब पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक, मोटी मोटी भाषा में। अब हम चलते हैं, दूसरा जो सर्विसेज है वो एडवोकेट का है। एडवोकेट मीन्स services provided by an individual advocate, including a senior advocate or firm of advocates, by way of legal services, directly or indirectly. Directly or indirectly. तो एक वकील अगर सर्विसेज दे रहा है किसी को, तो अपने बिल में जीएसटी लगाकर नहीं देता, क्योंकि उसमें सर्विस टैक्स एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो भी उसका सर्विस रिसीव कर रहा है और वो व्यापारी है, तो उस एडवोकेट के फीस के ऊपर उसको आरसीएम में 18% का, फिलहाल 18% ऑफ रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल, तो उसमें रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। लीगल सर्विसेज देना चाहिए उसको। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रेशन में जब केस चला जाता है तो आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट होता है, एक रिटायर्ड जज अपॉइंट होते हैं और भी प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं व्हाटसोएवर। तो वो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वो फीस चार्ज करता है। उसको फीस जो क्लेम फाइल किए होते हैं या जो दोनों पार्टी होते हैं, अपोनेंट एंड डिफेंडेंट, दोनों का एक फीस तय हो जाता है जो कि उस आर्बिट्रेटर को पे करते हैं। तो वो जो फीस पे करते हैं आर्बिट्रेटर को, उस पे भी आरसीएम। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। स्पॉन्सरशिप, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको नहीं पे करना है, जो रिसिपिएंट है उसको। सर्विसेज सप्लाइड बाय, स्पॉन्सरशिप मतलब एडवर्टीजमेंट। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये कोई गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो गवर्नमेंट नहीं पे करेगी, बल्कि वो बिजनेस एंटिटी पे करेगा। सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेम चीज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन बाय ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। ये क्या होता है, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI, including additional FSI, or construction of a project by promoter। इसमें क्या है कि जब बिल्डर बिल्डिंग बनाने जाता है तो जिस अथॉरिटी का वो लैंड होता है, जिस अथॉरिटी का मतलब किसी बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूव किया हो, किसी को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया हो, किसी को मतलब जिस अथॉरिटी का वो लैंड है, किसी स्टेट में किसी का भी हो सकता है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, जिसने उसको अलॉट किया हो,
उसके अलॉटमेंट पे जो फीस चार्ज किया हो, अलॉटमेंट इन द सेंस कि ये कहता है कितने फ्लोर कितने स्क्वायर फीट एरिया बनेगा, FSI जिसको बोलते हैं, या उस पर डेवलपमेंट का राइट कि ज़मीन मेरी है आप डेवलप करो, तो उसके एवज में फीस चार्ज करता है। फीस चार्ज करने का मतलब कि वो अपने लैंड का अधिकार ले रहा होता है, अधिकार का फीस ले रहा होता है, तो उस पर जो है गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती GST, लेकिन उस पर RCM में GST पे करना पड़ेगा जो बिल्डर प्रमोटर उस जमीन को ले रहा है और फीस पे कर रहा है। तो ऐसे ही कई सारी सर्विसेज भी हैं जिसको आप देख सकते हैं। लिस्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। चलिए, तो अब हम लिस्ट से बाहर निकलते हैं, तो लिस्ट से बाहर निकल के कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतने में ही 41 मिनट्स से ऊपर हो गए हैं और आप जो देख रहा होगा इस वीडियो को, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो और इतनी बोरिंग वीडियो कोई देखने नहीं चाहता, एक स्टूडेंट ही हो सकता है जो देख सकता है, तो देख रहा होगा। तो ये लिस्ट से अब हम बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी तो इसमें जो हम ऊपर देख रहे थे उसमें सारे कोई ना कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन था, सप्लायर या फिर बायर या दोनों। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ना हो बल्कि अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, और रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो क्या होगा? तो वही होगा जो पहले होता आया है, रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब कच्चे बिल, जो कच्चे बिल पे खरीद होती है, भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना GSTR तो फाइल करेगा, तो GSTR फाइल करने पे ये पता चल जाएगा कि किसने किससे माल खरीदा है। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप माल खरीदते हैं तो गवर्नमेंट में नॉट रिकॉग्नाइज यू that you have purchased the goods from unregistered person, and you may sell this product or the product manufactured with the help of these purchase. You may sell those products, the final product you may sell without bill, without invoice. Then you may embezzle lots of tax of the government. The government says you are requested by way of notification, notified that कि you are requested to pay if a recipient is the registered person and supplier is the unregistered person, then government say to the registered person, please kindly pay tax as per the applicable rate, tax as per the applicable rate on the basis of reverse charge which you have purchased from the unregistered person. तो चलिए मैं इसकी लॉ की लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूं। द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ये तो रटी रटाई लाइन है कि काउंसिल जब रेकमेंड करेगी तभी गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल in respect of supply of services specified category of goods and services, supply तो goods और services की होगा, from unregistered person। तो गवर्नमेंट कह सकती है कि कौन कौन से व्यक्ति
अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हैं तो उनको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। पुराना लॉ कुछ और था, वो चेंज हो गया, अब नए लॉ में ये है। पहले 5,000 रुपए की लिमिट थी, वो लिमिट भी अब खत्म हो गई। पहले 5,000 रुपए की लिमिट ये थी कि अगर आप एक दिन में मतलब एक दिन में क्या हाँ, मतलब एक दिन में आप ऐसा कुछ था, मैं क्या है पढ़ के बताता हूँ। एंड एक्सेप्शन वाज प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई of goods or services are both received by a registered person from any or all the unregistered person where such value did not exceed 5,000 rupees in a day। एक दिन में 5,000 रुपए से ऊपर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदते हैं तो उस पे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, ये नियम था। लेकिन अब ये नियम खत्म हो गया, अब सिंपल यही नियम है कि रिवर्स चार्ज में कुछ ऐसे व्यक्ति को रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को नोटिफाई किया गया जो कि आप अगर लेते हैं तो आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड से। तो उसका भी लिस्ट है, आप लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया है, तसल्ली से सुन लेते हैं। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, what is the process of registration, what is the mechanism of registration, what is the requirement of registration in RCM। First we read the language of the law, then we will discuss in our language. Our language is very simple language. As per section 24 clause II small I 3 of CGST Act, person who are required to pay tax under reverse charge shall be required to be registered under GST law। There is no threshold limit for registration for a recipient of RCM supply। आपने गलती से एक भी बिल ऐसे गुड्स का, ऐसे सर्विसेज का ले लिया जिसपे आरसीएम का रेट अप्लीकेबल होता है, तो आप व्यापारी हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। चाहे आपकी टर्नओवर 100 रुपए की हो, आप पूरे साल में 100 रुपए की बिक्री करते हो, चाहे 100,000 का करते हो, चाहे 100 लाख का करते हो, चाहे 100 करोड़ का करते हो, चाहे नील का करते हो, लेकिन आप व्यापारी हैं और आप 20 लाख और 40 लाख वाली लिमिट को कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप माल विक्रेता हैं, सामान के विक्रेता हैं तो 40 लाख रुपए पर ईयर की लिमिट है, और सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख की लिमिट है। अगर इतना टर्नओवर आप कर लेते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख और 20 लाख को क्रॉस नहीं किया है और आपने कोई ऐसा सर्विसेज या कोई ऐसा गुड्स रिसीव कर लिया जिस पे आरसीएम लगता हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कोई सामान मंगा ली और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने आपको बिल दे दिया और उस पे उसने 12% वाला टैक्स नहीं लगाया, तो आप रजिस्ट्रेशन लेने के उत्तराधिकारी हो गए। दूसरा कंडीशन, जो कुछ सामान नोटिफाई हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आप किसान से गए और बाजार में बेचने के लिए 2 बोरे काजू खरीद लाए, you are liable to registration under GST, you cannot skip। चलिए, as per section 25 subsection 1 of the CGST Act, every person who is liable to be registered under section 22 or section 24
shall apply for registration in every state or union in which he is so liable within 30 days from the date on which becomes liable to registration in such manner and subject to such condition as may be prescribed. As may be prescribed means इसको रूल्स में नोटिफाई किया जाएगा. जहां ऐसा लिखा जाता है उसके लिए अलग से रूल बन जाता है. तो रजिस्ट्रेशन रूल में जाएंगे, वो किसी और दिन हम उठाएंगे उसको. तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन आरसीएम में किन किन कंडीशन में होगा सब लिखा होगा. लेकिन इसका क्या है, सेकेंड पैरा जो लिखा हुआ है सेक्शन 25(1) का, जो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है सीजी स्टेट का, कि एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 मतलब आरसीएम में shall apply for registration in every such state. अगर वो आरसीएम में मतलब रजिस्ट्रेशन 22 24 में लाइबल हो जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में, अब देखिए आप पढ़िए इसको आप, सच स्टेट आर यूनियन इन विच ही इज सो लाइबल within 30 days from the date on which becomes liable to registration in such manner as, तो जिस स्टेट में वो लाइबल है, जिस स्टेट में माल खरीदा है, उस स्टेट में अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो रिवर्स चार्ज में पे करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन लेगा. उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो आपको गवर्नमेंट ये बाधित करेगी कि आप जो है आरसीएम की वजह से आप पूरे पे आप टैक्स पे कीजिए, ये तो हैरेसमेंट हो जाएगा. तो गवर्नमेंट ये जरूर कहती है कि इस बारे में अभी हम कहीं और चर्चा करेंगे जब रजिस्ट्रेशन वाले में जाएंगे. अभी तो हम आरसीएम के रजिस्ट्रेशन में है तो हम बताएंगे आपको, या टैक्सेबिलिटी में जाएंगे तब वहाँ पे डिटेल में बताएंगे. अभी तो ये समझ लीजिए मेरा जो मानना है, एज पर माई ओपिनियन, एज पर ओपिनियन ऑफ मी, गवर्नमेंट आरसीएम लेने के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएगी और आपसे आरसीएम पे करवा देगी. इसीलिए कह रहा है कि इन सच स्टेट, जिस स्टेट में अप्लीकेबल होगा. अदरवाइज ये कहता कि पूरे स्टेट में लो. अगर आपका भी स्टेट, आपका बिजनेस जो है 4 स्टेट में है तो 4 स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लो और फिर चारों स्टेट में आप हर सप्लाई पे टैक्स पे करो. तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि 1 घंटे होने वाले हैं. तो टाइम क्या है इन केस ऑफ गुड्स, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, जिस दिन आप अपने बुक में चढ़ा लिए, या जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया. इन तीनों में से जो पहले आएगा उस डेट को आपका सप्लाई माना जाएगा. क्योंकि जिस दिन आपने गुड्स का सप्लाई ले लिया उस दिन से आपकी लायबिलिटी बन गई. इन केस ऑफ सर्विसेज ऐसे ही उसमें भी है, सर्विसेज में भी लगभग सेम कंडीशन है. गुड्स में क्या है, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस. गुड्स रिसीव कर लिया आपने, जिस दिन इनवाइस का डेट पड़ा है वो दिन, या डेट ऑफ पेमेंट, इनवाइस के डेट से 30 दिन. अब एग्जांपल लेते हैं. 1 जनवरी को आपका गुड्स आ गया आपके पास, 1 जनवरी को बिल इशू हो गया और 1 जनवरी को ही पेमेंट हो गया. गुड्स के केस में बता रहा हूं. तो डेट ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई सब 1 तारीख, 1 जनवरी. अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं. 1 जनवरी को आपके पास माल आ गया, 1 जनवरी को ही बिल इशू हो गया, लेकिन पेमेंट हुआ
10 जनवरी को, तो टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी ही होगा। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं। 1 जनवरी को माल रिसीव हो गया, नहीं माल रिसीव नहीं करते हैं, जिसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 जनवरी को बिल इश्यू हो गया, और माल जब वहां से चला जहां से भी चलना था, वो आते आते 15 फरवरी को पहुंचा, और पेमेंट 15 फरवरी को ही हुआ। तो इस केस में जिस दिन इनवाइस बना उससे 30 दिन, पहला कंडीशन है। अब देखिए, पहला कंडीशन है कि जिस दिन माल रिसीव हुआ, दूसरा कंडीशन बिल डेट से 30 दिन, और तीसरा कंडीशन है कि जिस दिन पेमेंट हुआ। इन तीनों कंडीशन में जो पहले आएगा उसी दिन से डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, गुड्स के केस में। और सर्विस के केस में जिस दिन इनवाइस जनरेट हुआ उससे 60 दिन, क्योंकि सर्विस कैसे प्रोवाइड हुआ वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसके 60 दिन के अंदर, उससे 60वें दिन ले लीजिए, और या तो फिर जिस दिन पेमेंट आया, इन दोनों में से जो पहले आएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इनवॉइस, इनवॉइस के बारे में मैं बता देता हूं आपको। इनवॉइस के बारे में, जब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, तो सप्लायर तो इनवॉइस बनाएगा ही बनाएगा। सिर्फ वो जब इनवॉइस बनाएगा तो उसमें ये चीज डालेगा कि दिस बिल इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और बना के और उस पर बिना टैक्स लगाए रेसिपिएंट को दे देगा, और उसको अपने रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में जाके GSTR1 में भी फिल कर देगा। तो वो रेसिपिएंट के पोर्टल पे भी दिखने लगेगा, और रेसिपिएंट उस पर टैक्स भी पे कर देगा, और रेसिपिएंट के यहां दिखने लगेगा वो लायबिलिटी में। दूसरा कंडीशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो बिल बनाएगा ही नहीं। भाई क्यों बनाएगा, या बनाएगा तो कच्चा बिल बनाएगा जिसकी GST एक्ट में मान्यता नहीं है, और न तो वो रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो रिसिपेंट के अकाउंट में वो दिखेगा नहीं। तो इस केस में जो रिसिपेंट है वही बिल बनाएगा, जैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है उसी क्रम में वो बिल बना देगा परचेज का, और परचेज का बिल लगा के उस पर GST की लाइबिलिटी लगा देगा। अब वो लाइबिलिटी जो है वो पे कर देगा, लेकिन बिल बनाएगा जरूर। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड बड़े सिंपल एंटिटी है, जो भी माल खरीदते हैं उसका एंट्री करते हैं। अगर वो परचेज होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर देंगे, या तो फिर वो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर देंगे। और GST जो RCM में पे करना है उसका हम इनपुट भी लेंगे और आउटपुट भी लेंगे। तो उसका इनपुट एंट्री क्या करेंगे, इनपुट अकाउंट डेबिट टू आउटपुट, इनपुट क्रेडिट डेबिट टू आउटपुट लाइबिलिटी, और फिर आउटपुट लाइबिलिटी को बैंक से पे कर देंगे। अच्छा, पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, एक कुछ हम चीजें बता देते हैं प्रैक्टिकल तौर पर कि GST के रिटर्न में कौन कहाँ दिखाएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको। अब हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन, बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन. When supplier is issuing the invoice, because supplier will issue the invoice at the time of supply, only he will not charge the tax because he is the registered person, and every registered person is required to file the return. There is no exemption for any registered person that you may not file the return. Hence, in every cases, if you are a registered person, you have to file the return. Then, if the registered person is supplying the goods or services under reverse charge mechanism, he will yes or she will generate an invoice of supply under RCM, and in that RCM he will not charge tax, and then it will be filed on GSTR1 as usually by ticking the option this supply is under reverse charge mechanism. That's all, nothing extra. And in 3B also, and in case of recipient, whether it is from registered person or unregistered person, registered person will automatically shown into the liability side. But if recipient is registered person and getting the supply from unregistered person or registered person whatsoever, there are three treatments basically in the return. First of all, recipient will generate an invoice when buy from unregistered person. Then that invoice number will show into the GSTR1 column number 13 in document section. And in 3B, there is an liability under reverse charge mechanism, and simultaneously he will take the credit in the same month. It is not mandatory to go to the next month. Because you are paying tax in the same month, you are eligible to take credit in the same month. Same month is same return also. There is no confusion that we have to pay tax in this month and take the credit into the next month. There is no. You have to pay tax in the same month and also take the credit simultaneously in the credit section in the same month, and then file the 3B. तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताया. अब कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूं. FAQs मतलब कि कुछ फ्रिक्वेंटली लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आए और उसका रेजोल्यूशन क्या है. तो पहला क्वेश्चन, अंडर द जीएसटी एक्ट द लाइबिलिटी और पेमेंट ऑफ जीएसटी इज विथ कंसाइनी और कंसाइनर. भाई जीएसटी जो मैंने बता ही दिया आपको कि 12% वाला है जीटीए के केस में, जिससे आप माल मंगाते हैं. अगर 12% का टैक्स देता है तो आरसीएम अप्लीकेबल नहीं है, और वो टैक्स लगा के नहीं देता, आरसीएम वाला बिल देता है, तो लाइबिलिटी रिसिपिएंट की है. और जब आरसीएम अप्लीकेबल होगा तो उसमें
जब थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है और आप आरसीएम की सप्लाई लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करिएगा या मेल कर सकते हैं, या हमारे इसी चैनल पे आप कमेंट भी भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा हमेशा कि आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर सकूं। हो सकता है कि मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूं, या हो सकता है कि किसी नए वीडियो में रिप्लाई कर दूं, या फिर बहुत ज़्यादा हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो भी मैं आपके समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे मेल लिख देंगे या फिर कमेंट में लिखेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करने की प्रयास करूँगा। लेकिन अगर किसी वजह से रिप्लाई में डिले हो गया, मैं अगर कमेंट को न देख पाया और न रिप्लाई कर पाया, तो उस केस में मैं क्षमा चाहूँगा। तो आज इसी वीडियो के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ इसी शब्दों के साथ, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन गया, तो किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं मिलूँगा। और जब आप ये वीडियो देखते हुए बोर हो जाएं तो इसको जहाँ पे भी बोर होने लगे वहीं पे बंद कर दिया कीजिए। उसके बाद फिर कभी फुर्सत में वहीं से शुरू करिए, तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और हो सकता है कि मैं इन चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में ना कर पाता हूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा फन, और क्योंकि सब्जेक्ट के साथ उन चीज़ों में दिमाग रहता है तो फन नहीं हो पाता। तो ये फन का विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट का विषय है। सब्जेक्ट का विषय है इन द सेंस कि लॉ का विषय है, तो इसको मैं इसी तरह से बता पाऊँगा। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, और कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।